हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज 8 बजे भी लाइव आ चुके हैं और आपको पता है कि दो क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं। एक दोपहर में 11:30 बजे चलती है, हिंदी की धाकड़ क्लास चल रही है, और शाम को हम लोग 8 बजे यहाँ पर क्लासेस करने चले आते हैं। तो चलिए, हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। पूरे 55 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और सारे के सारे जो है पिछले 10 साल में कई बार रिपीटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, आप खुद अपने मन में काउंट करेगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही जा रहे हैं। एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर जो है टाइप करना शुरू कर दें। बिल्कुल, तो जिन लोगों के भी यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चंद्रगुप्त आ रहा है, उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गया था। एसएससी कांस्टेबल 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोग बता दीजिए। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी वर्धमान महावीर का जो अन्य नाम है वो जैन इनका नाम था, ये चीज आप याद रखिएगा, इनको जैन के नाम से भी जाना जाता था। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, इनके बचपन का क्या नाम है? ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपके महावीर स्वामी हैं, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। क्लियर कर लेना इस चीज को। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। चलिए, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ये आप बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ही पता है कि जैन धर्म के जो है ये प्रवर्तक रहे हैं महावीर स्वामी जी। बिल्कुल, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी डी बताया उनका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग समय बिल्कुल भी नहीं लॉस करेंगे, बहुत तेजी से सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ चुके हो तो सभी लोग चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बिल्कुल, टेंशन न लीजिए, 10 दिन बचा है, धुआंधार क्लासेस होंगी। बिल्कुल, लरकाना में स्थित है, मांटगोमरी में स्थित है, सिंध में स्थित है, या ऊधमपुर में स्थित है? बिल्कुल, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका लरकाना में स्थित है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। प्राचीनतम युग इनमें से कौन सा है बताइए? शाका युग है, बौद्ध युग है, मोहम्मदी युग है, या विक्रम युग है? यानी इसमें से आपको प्राचीनतम युग बताना। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, बौद्ध युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? बिल्कुल, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी औरंगाबाद में। तो जो एलोरा गुफा है वो आपके औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? चलिए, तो आपको पता है कि जैन धर्म में 3 रत्न थे, और वो 3 रत्न कौन कौन से थे आप लोग बता दीजिए। तो जो 3 रत्न मैं बता दूं, सही ज्ञान, सद आचरण और सही दृष्टि। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि, ये 3 जो हैं त्रिरत्न कहलाते थे। बाकी जो सही विश्वास है वो त्रिरत्न में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और पिछले 10 साल में ये सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो उस समय। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब देखकर। बिल्कुल, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, योग के पथ प्रदर्शक कौन से हैं? पतंजलि हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और इसकी खोज किसने की थी? तो राय बहादुर साइनी। याद रखिएगा, राय बहादुर साइनी ने हड़प्पा इसकी खोज की थी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखाल दास बनर्जी ने, सिंधु नदी के किनारे हुई है इसकी खोज। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच जाते हैं तेजी से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हल से जोते गए खेत कहां पर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा सी, कालीबंगा में जो है हल से जोते गए खेत पाए गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। याद रखिएगा इस चीज को। लोथल जो है आपका गुजरात में है, इकलौता बंदरगाह वाला आपका जो है खुदाई हुई थी। ठीक है, बंदरगाह शहर भी लोथल को बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो उत्पादन हुआ था वो कपास का हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा पौधा उगाया गया था, तो उसका भी आंसर कपास हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो पौधा उगाया गया था वो भी कपास था, और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो उत्पादन किया गया था वो भी कपास था, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल, तो चांदी जो ये भी आपकी हड़प्पा संस्कृति से ही ये मिली है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए? बिल्कुल, बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही नहीं करना, आंसर आ रहा है तो जल्दी जल्दी टाइप करिए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगरीय योजना के लिए जानी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सिंधु घाटी सभ्यता से, बिल्कुल। चलिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो जिन लोगों का भी श्रेष्ठ या कुलीन हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जो आर्य है इनका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, और ये क्वेश्चन अनगिनत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्राचीन वैदिक युग की बात करें, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा वेद सबसे पुराना है, ठीक है। तो सबसे पुराने वेद की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका ऋग्वेद आ जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों मिलाकर त्रिवेद की स्थापना करते हैं या त्रिवेद बनाते हैं। बाकी अथर्ववेद जो है ये त्रिवेद में नहीं आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा वेद है जो त्रिवेद में नहीं शामिल है, तो अथर्ववेद है जो त्रिवेद में नहीं शामिल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? अनगिनत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, तो कौन सा ग्रंथ है जो किसमें सम्मिलित है? बिल्कुल, जिसमें संगीत के बारे में बताया गया है, सारे गामा पाधा निसा के बारे में बताया गया है, तो वो आपका डी हो जाएगा, सामवेद। यानी सामवेद में जो है वो संगीत के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत बैताल जो भी होते हैं ना, जैसे आपने देखा बंगाली बाबा के पास जाओ, सीधा आपको सही कर देंगे, कल से आपकी नौकरी लग जाएगी ना। जो बंगाली बाबा हैं वो अथर्ववेद के बारे में ज्ञान रखते हैं। चलिए, प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17, तो जो प्रथम विधि निर्माता यानी सबसे पहले जो कानून निर्माता थे वो मनु को कहा जाता है। क्लियर है? ये रिपीटेड क्वेश्चन, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था कि त्रिवेद किसको कहा जाता है या वेद त्रयी किसको कहा जाता है। तो अभी हमने बताया है कि कौन से 3 वेदों से मिलकर त्रिवेद या त्रयी बनता है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, क्योंकि अथर्ववेद को नहीं रखा जाता क्योंकि उसमें जो है भूत बैताल, अगिया बैताल के बारे में बताया जाता है, तो उनको त्रिवेद में नहीं रखा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो दासराग युद्ध था किस नदी के तट पर हुआ था? यह आपको बताना है। बिल्कुल, 10 राग युद्ध के बारे में आप सभी लोगों को बताना है कि जो 10 राग युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो जो 10 राग युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, और परुष्णी नदी का जो नया नाम है वो रावी नदी है, जिसको आप रावी नदी के नाम से जानते हो। पहले जब ऋग वैदिक काल चल रहा था यानी वैदिक सभ्यता चल रही थी, उस टाइम पर रावी नदी का जो नाम था वो परुष्णी था। तो ये भी याद रखना है कि रावी का पुराना नाम क्या था, तो रावी का पुराना नाम परुष्णी था। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि 10 राग युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, 10 राग युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक थे राजा सुदास, याद रखिएगा, राजा सुदास, और इनका युद्ध हुआ था 10 राजाओं से। कितने राजाओं से इनका युद्ध हुआ था? 10 राजाओं से। और सही बात बताएं तो सुदास जो है इसमें जीत गया था, ठीक है। यानी राजा सुदास ने अकेले 10 राजाओं को हराया था, इसीलिए इस युद्ध का नाम 10 राग युद्ध पड़ गया था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, और परुष्णी का जो नया नाम है वो रावी नदी है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? देखो यार, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको क्लासेस तो मिल ही रही है बराबर आपको। साथ ही में जब आप काउंसलिंग करवाओगे, एडमिशन करवाओगे, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना होगा, तो बहुत सारी गलतियां होती है। तो उन गलतियों से बचने के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो 1% की गलती भी आपकी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया,
चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ज्यामिति। तो स्थूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन, जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है वहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद में किस मंडल में जो है शूद्रों का उल्लेख किया गया है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी, यानी 10वें मंडल में किया गया। ठीक है, 10वें मंडल में ऋग्वेद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में निष्क के रूप में किसे जाने जाता था? ये बताइए आप। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में कौन जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 22, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, यानी निष्क को प्राचीन में स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता था, या ऐसा कहें कि स्वर्ण आभूषण का पुराना नाम क्या था? तो निष्क था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन अभी जो है हम लोगों ने कर लिया है, एक बार फिर रिपीट हुआ है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? बताइए। बिल्कुल, आज हम लोग बिल्कुल स्पीड से कर रहे हैं, जहां पर एक्सप्लेन करना होता है वहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोग आंसर देने में लापरवाही ना करें, अपने हिसाब से आप देखें कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे हैं। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज जो है जल्दी से, जैसे ये वीडियो खत्म होगी आप फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 24, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्शन से। जो उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी आरंभिक विचारधारा है? 25, तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन है। क्लियर है, सांख्य संबंधित है। चलिए, हार्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। बहुत बढ़िया। चलिए, हार्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अजात शत्रु हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर हम बात करें हार्यक वंश के बारे में, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हार्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। पितृहंता वंश का मतलब होता है कि ऐसे लोग, यानी इस हार्यक वंश में मैं बात करूं तो इसमें जितने भी शासक हुए वो सभी लोग अपनी पिता की हत्या कर कर ही गद्दी पर बैठे थे, इसलिए हार्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। अजात शत्रु को इसमें कुणिक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? बिल्कुल, तो इससे दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र नगर है वो किस नदी के किनारे है? तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बना गया है। और 27 का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो उदाइन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र नामक नगर की जो स्थापना हुई थी वो उदाइन ने की थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत बढ़िया। 28 की बात करते हैं तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी? ये बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सिकंदर महान की जो है मृत्यु कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी 323 ईसा पूर्व में। और दूसरी चीज आएगी, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो ये बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज आपको याद रखना है, 326 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था, झेलम नदी के किनारे, 326 ईसा पूर्व में। तो उस युद्ध का नाम था पोरस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध। तीन युद्ध के नाम आपको याद रखने हैं, पोरस का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध और वितस्ता का युद्ध। इन तीनों का जो है एक ही युद्ध है, इन एक ही युद्ध के ये तीन नाम है, हाइडेस्पीज, वितस्ता और झेलम का युद्ध। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये मत कहना कि सर 323 में मृत्यु हो गई तो 326 में कैसे युद्ध लड़े? जब ईसा पूर्व होता था तो ईयर घटता था, यानी कि 326 के बाद 324 आता था, फिर 23 आता था। चलिए, और किस नदी के किनारे हुआ था हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या पोरस का युद्ध? वो हुआ था हमारे झेलम नदी के किनारे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया, आप ही लोगों ने डिमांड किया था कि खूब तेजी से पढ़ाया जाए, तो खूब तेजी से मैंने आज क्लास लेकर आया हूं। चलिए, तो ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा हुआ था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए सभी लोग। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? बहुत बढ़िया।
16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। क्वेश्चन केवल याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? क्वेश्चन नंबर 31। बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भी नंद कहा है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। घनानंद उस टाइम पर शासन कर रहे थे जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बहुत बढ़िया। तो इसमें सबसे पहला तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो जीवक था, जो जीवक राजवैद्य था, वो किसके शासन काल में था? तो बिंबिसार के शासन काल में था। और इसने जो है किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा अवंती। ठीक है, तो अवंती के राजा के पास में जीवक को भेजा गया था उनके उपचार करने के लिए। क्लियर है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो शाक्य वंश से संबंधित है, शाक्य क्षत्रिय कुल से महात्मा बुद्ध संबंधित है। चलिए, बहुत बढ़िया। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा बंगाल के पाल। तो जो पाल वंश था जिसके संस्थापक गोपाल थे, याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। यानी कि जो पाल वंश था उन्होंने ही बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 35। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बिल्कुल, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला। सभी लोग टाइम से आया करो, लेट में क्यों आते हो? जब आप सभी को पता है कि 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो 8 बजे का आप लोग अलार्म सेट किया रखा करिए, 7:45 का अलार्म सेट कर लीजिए, उसके बाद तैयार हो जाए कि 8 बजे मुझे क्लास करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप लोग देर कर जाते हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जो लोग पहले तो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग एक भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। ठीक है, चलिए, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो 36 का डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी कि अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उसकी भाषा कौन सी? सब रिपीटेड क्वेश्चन है, अनगिनत बार रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग। यही क्वेश्चन बनते भी हैं एग्जाम में, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बिल्कुल, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो, उसकी जो भाषा है वो है प्राकृत। बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं और बहुत सारे लोग आंसर वे नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं सर हम देख लेंगे, क्यों आंसर देना फर्जी है, दिया करो आंसर। बहुत बढ़िया। और इतने लोग देख रहे हो, लाइक कोई नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है भाई। लाइक करो पहले, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। बिल्कुल, हाँ, टाइमिंग सभी लोग नोट कर लीजिए। 11:30 बजे हम लोग जो है दोपहर में आते हैं लाइव, और 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं। बिल्कुल, 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उस मुद्रा का नाम पण था। जैसे हम लोगों के यहाँ रुपया चलती है, और अमेरिका में डॉलर चलती है, सिंगापुर में डॉलर चलती है, उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य में जो पैसा चलता था उसका नाम पण था। चलिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? बताइए। 39, बिल्कुल, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि अशोक ने की थी। ठीक है, श्रीनगर की जो स्थापना थी वो अशोक ने की थी। बुद्ध चरित यानी बौद्धों की रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध चरित को और किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध चरित की जो रचना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता था। चाणक्य का उपनाम बताइए क्या है? बिल्कुल, चाणक्य का उपनाम, या हम ऐसा कहें कि चाणक्य का पुराना नाम, या चाणक्य का मूल नाम जो भी है, या चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल, 41
और 41 का आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। आपको पता है चाणक्य के 3 नाम थे, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य के नाम से ये फेमस थे। इनको भी याद रखना है, 3 नाम याद रखना है। चाणक्य जो थे मौर्य वंश के थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्हीं की वजह से जो एक चंद्रगुप्त एक गरीब परिवार से आते थे, इन्हीं के क्रियाकलाप या हम कहें इन्हीं की चाणक्य नीति से वो एक भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा बनकर उभरे, जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जो सेल्यूकस जो निकेटर था वो सिकंदर महान जो था उसी का सेनापति था और उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और साथ ही में इन्होंने घनानंद को भी हराया था, जो उस टाइम का सबसे क्रूर शासक माना जाता था। चलिए, कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक कर रहा था मौर्य वंश का, सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता था। चलिए, और इन सारी चीजें जो नीति थी, ये सब सारी जो युद्ध नीति थी, वो सब देने वाले और कोई नहीं, सिर्फ कौटिल्य जी ही थे। चलिए, किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया, बहुत टॉप का क्वेश्चन है ये। किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? 42 और 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, तो भारतीय साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, पाकिस्तान में है कि भारत में है कि बांग्लादेश में है कि वर्मा में है? बिल्कुल ठीक है, तो पहले जो है भारत में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन जब बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ भारत पाकिस्तान, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो पाकिस्तान में चला गया था। बिल्कुल। अब जो हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अगर पूछा जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, तो पाकिस्तान में है। या ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं, तो कौटिल्य को कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो आज की डेट में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 44, और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। क्लियर है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 45, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? बताइए, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेनांडर हो जाएगा, यानी मेनांडर से संबंधित है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बताइए 46 का आंसर टाइप करिए। आज हम लोगों ने बहुत ही तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर। आप लोग कह रहे थे बार बार कि नहीं सर, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह आप लोग जो है क्वेश्चन करवाइए, तो बिल्कुल हवाई जहाज हम लोग बन गए हैं। बिल्कुल, तो 11:30 बजे की क्लास जरूर ना मिस किया करिए। कोई हिंदी की टॉप की क्लास चल रही है इस समय, उसमें पिछले 10 सालों का प्रैक्टिस पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही में इस टाइम पर हम लोग जीके की क्लास शाम को 8 बजे हम लोग करते हैं। जो लोग नए जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप एक भी अपडेट यहाँ के मिस ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई तो कराई जाती है, साथ में आपको हर एक अपडेट भी दी जाती है। काउंसलिंग भी में जितनी दिक्कतें होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सब दूर हो जाएगी। काउंसलिंग के पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी क्या करना है। 46 और 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 47, सातवाहन शासकों ने किस धातु मुद्रा को जारी किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। 47 बिल्कुल, तो जो सातवाहन शासक थे इन्होंने सीसा की, प्रोटीन की और प्रोटीन है और तांबा, इन तीनों की इन्होंने जारी किया था सिक्का। बिल्कुल, सीसा का भी जारी किया था, प्रोटीन का भी और तांबे का भी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बहुत बढ़िया, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? 48 और 48 का आंसर में आप लोग हम जानते हैं कुषाण में और इंडो बैक्टीरियन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने चलाई थी तो इंडो बैक्टीरियन, और ये कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा किसने चलाई थी तो कुषाण वंश ने चलवाई थी। क्लियर है, तो सर्वप्रथम की अगर बात होगी तो इंडो बैक्टीरियन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कर्ण या कांड वंश के संस्थापक कौन थे? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्ण या कांड वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल 49, तो 49 के आंसर हो जाएंगे वसुदेव। तो वसुदेव जो है कर्ण या कांड वंश के संस्थापक थे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये भी बताना है आप लोगों को, ये तो बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट ही होना चाहिए। चलिए,
बिल्कुल, आपको भी पता है कि जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक थे। याद रखिएगा, जब दोनों ऑप्शन में होंगे, श्रीगुप्त भी होंगे और चंद्रगुप्त भी होंगे, तो हमारा सही आंसर श्रीगुप्त होगा। जब श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं होगा तब चंद्रगुप्त करेक्ट हम लोग मान सकते हैं। चलिए, क्योंकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त है तो हमको श्रीगुप्त ही मारना है। गुप्त किसके सामंत थे? ये देखो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब श्रीगुप्त जो है शासन कर रहे थे तो ये कहा जाता था कि वास्तविक संस्थापक उन्हें माना जाता था जो किसी के सामंत ना हो। मैं आपको बता दूं, सामंत किसको कहा जाता है? सामंत कहा जाता था कि अगर आप राजा हो लेकिन आप किसी के संरक्षण में राजा हो। जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं का राजा हूं, मान लीजिए मैं बाराबंकी का राजा हूं, मान लीजिए एक हिसाब से, और मुझे जो है मॉनिटर कर रहे हैं या मुझे जो है सारी कार्यभार दिए हुए हैं कोई लखनऊ के राजा, ठीक है, तो मैं वास्तविक राजा नहीं कहलाऊंगा। वास्तविक राजा वो होता है जिसका पूरे भारत पर अधिकार होता है। क्लियर है? तो जो गुप्त वंश के जो शासक थे, ये श्रीगुप्त की अगर हम बात करें तो ये कुषाणों के जो है सामंत थे। क्लियर है? इसीलिए श्रीगुप्त को वास्तविक राजा नहीं माना जाता है। जब चंद्रगुप्त प्रथम आए थे तो उस टाइम पूरे भारत में सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम ही मेन थे, सर्वे सर्वा थे, वो किसी के अधीन नहीं थे, इसलिए उनको वास्तविक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, देखो अगर पसंद आ रहा है प्लीज तो लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो आप वीडियो में नीचे लिखिए कि नहीं पसंद आ रहा है। अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आपको लाइक करना है, दूसरों को मोटिवेट करना। आप लोग लाइक करते हो, कमेंट अच्छे से करते हो, तो यहां पर मोटिवेशन मिलती है कि हाँ 10 दिन बचा है, जान लगा देना है, बच्चों को सरकारी कॉलेज दिला देना है। बिल्कुल। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल, तो 52 का सी हो जाएगा एरण अभिलेख से। ठीक है, एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का जो है उल्लेख किया गया था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53, कवि कालिदास किस शासक के दरबारी राजकवि थे? बताइए। 53, बिल्कुल, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है दरबारी कवि थे। अगर मैं आपको बता दूं तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, और सिर्फ एक शासक और हुआ जिसके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में जो है 9, ऐसा हम कहें कि 9 रत्न थे, जिसमें से कालिदास थे, उसके बाद में हम बता दें धन्वंतर थे, ये सब करके 9 रत्न थे। चलिए, तो अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके दरबार में भी 9 कवि थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 54, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसके समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्कंदगुप्त हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। कल हम लोग जब लेकर आएंगे शाम को, तो उस टाइम पर हम लोग पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें देश की आज़ादी तक लेकर के सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए हम लोग रेडी रहेंगे बहुत ही अच्छे से। कल हम लोग हर एक चीज़ करेंगे, आराम से करेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? देखो, इसमें कुमारगुप्त एक ऑप्शन था ना, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त, जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया गया था। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। बिल्कुल, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि जो आपका गोल्डन एज या हम कहें कि गोल्डन पीरियड या स्वर्ण युग, वो गुप्त काल को कहा जाता था। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अभी तो ये फिलहाल थोड़ा सा ही हुआ है, कल हम लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो कल हम लोगों की क्लास भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि कल जो है ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी अच्छे से अपडेट पा जाएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि डेली क्लासेस चलती हैं, साथ में अपडेट भी आपको यहाँ पर भरपूर मिल जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।